हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गरूरो पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 72 के एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय है, लेकिन उसकी अगर तैयारी की बात की जाए तो तैयारी के लिए जितना समय मिले उतना ही कम है। तो हम इस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करने वाले हैं ताकि हम लोगों का जो प्री का पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो निकले ही निकले, साथ में जो हमारा मेंस है वो भी हमारा आसानी से क्लियर हो जाए, क्योंकि पीटी और मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे बढ़िया अगर मैं उदाहरण दूं तो मॉडर्न हिस्ट्री को जो है हम 3 फेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत की नींव, यानी कि अगर देखा जाए तो जैसा कि हमें पता है कि हिस्ट्री को 3 फेज में डिवाइड किया जाता है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न के बारे में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इस फेज को देखते हैं कि किस तरीके से मिडाइवल का एंड होता है एंड मॉडर्न का स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चर्चा होता है वो होता है मुगलों का, क्योंकि मुगल एक ऐसे साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे जिसके पतन के बाद ही अंग्रेजों का जो विस्तार है वो भारत देश में संभव हो पाया है। नहीं तो अगर मुगल के पास सत्ता बरकरार रहती तो अंग्रेज जो है अपनी ताकत को विस्तार करने में जो है वो असक्षम होते। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आधुनिक भारत में जो है किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी नींव डाली है, और उसके लिए हम एक टाइम पेज को लेकर के समझेंगे। आपको यहाँ पे सिंपल एक एक चीजें देखना है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो का सारा जो भी पीडीएफ होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो टाइम पेज आता है वो आता है 1707 से लेकर के 1739 के बीच में। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुगलों के तरफ से जो सबसे शक्तिशाली राजा था जिसने शासन किया है वो सबसे लास्ट राजा है औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। कब हो जाती है, तो इसकी जो मृत्यु होती है ये 1707 में हो जाती है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ये कहा जाता है कि मुगलों का जो पतन है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि लिखा हुआ है कि 1707 में मुगलों का पतन हो जाता है, और उसके बाद 1707 से 1712, यानी कि 1707 में औरंगजेब जैसे ही जो है मृत्यु को प्राप्त करता है, वहां से लेकर के 1712 तक जो है ये सत्ता संभालने के लिए आ जाते हैं बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह के हाथ में सत्ता दी जाती है, और जिस समय बहादुर शाह सत्ता को संभालते हैं उस समय उनकी जो आयु होती है वो 63 वर्ष होती है, 63 ईयर्स के होते हैं जिस समय वो जो है सत्ता को संभालते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो इसे शाह ए बेखबर भी बोला जाता है। अगर आपसे बीपीएससी फैक्ट पूछता है कि मुगल साम्राज्य में कौन से शासक को शाह ए बेखबर का जो नाम है वो दिया गया था, तो ये आपके बहादुर शाह है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसा शाह जो हर एक परिस्थितियों से बेखबर रहता था, क्योंकि इसकी आयु सीमा ही 63 वर्ष के नजदीक थी। इसलिए इन सभी बातों को देखा जाए तो इनका नाम था शाह ए बेखबर के नाम से भी ये जाने जाते थे। तो इन सभी चीजों को जब आप समझ लेते हैं तो अब जरा ये देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो अगर आपके घर का जो शक्तिशाली आदमी है वही कमजोर पड़ जाए तो घर के सारे व्यक्तियों का अपना मनमाना जो है वो चलने लग जाता है। सेम उसी तरीके से जिस प्रकार मुगलों की जो सत्ता थी वो कमजोर हुई तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत से छोटे छोटे जो राज्य हैं वो उदय होते हैं, जिसमें प्रमुख राज्य आपका बंगाल, अवध और हैदराबाद है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद का उदय कैसे होता है। क्यों समझेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर देखा जाए तो हमारे पूरे देश में अंग्रेजों ने सबसे पहला अपना शक्ति का जो प्रसार किया था वो बंगाल से किया था, क्योंकि ये माना जाता था कि बंगाल काफी ज्यादा जो है वो समृद्ध है, क्षेत्र है, और अगर बंगाल पे अंग्रेजों का शासन हो जाता था तो इसका कहने का तात्पर्य ये था कि अंग्रेजों का पूरे देश पे शासन हो जाना। तो इसी प्रकार
से छोटे छोटे चीजों को आप हम यहाँ समझेंगे, ताकि किस तरीके से आगे पूरा इतिहास है उस इतिहास को अच्छे से समझना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो तीन टाइम पेज है जिसको आपको और समझना जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक टाइम पेज जो इसको आपको समझना महत्वपूर्ण हो जाता है वो है आपका 1707 का, ठीक है, 1717 का टाइम पेज। क्योंकि यहाँ पे एक शासक है जिसका नाम है फर्रुख सियार, और फर्रुख सियार ने जो है अंग्रेजों को टैक्स फ्री जो है वो व्यापार करने की छूट दे दी थी। तो इस तरीके से एक ऐसा मुगल राजा आप कह सकते हैं जिसने अपना एटलीस्ट जो टैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आगे के जो भी राजा हुए वो उतने कुशल नहीं हुए, वो उतने प्रभावशाली नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान जो है रखना है। साथ में ही एक चीज़ और याद रखिएगा कि किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि अब भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति जानी जाती थी मुगल, वो अब वो ताकतवर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए एक टाइम फेज है, इसको आप सभी जो है जरूर याद रखिएगा। ये टाइम फेज है आपका 1739 का। ये टाइम फेज क्या है? 1739 का। और ये टाइम फेज किस समय का होता है? तो ये टाइम फेज आपका करनाल का युद्ध है, ठीक है। ये टाइम फेज आपका क्या है? करनाल का युद्ध है, ठीक है, करनाल का युद्ध है। और ये युद्ध आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि करनाल का जो युद्ध है ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे जो बाहर के आक्रमणकर्ता थे वो देश में आते हैं और आ करके किस तरीके से अपनी सत्ता का विस्तार करते हैं, भारत को लूटते हैं, और लूटने के बाद जो है उस देश को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से जो बाहर से आई हुई कंपनियां थी उनको एक मौका मिल जाता है। अगर मैं बात करूं कि 1739 में ये जो आपका करनाल का युद्ध था, तो करनाल के युद्ध में आप देखोगे कि सबसे पहले ये जो युद्ध किया गया था ये मुगलों की कमजोरियों को काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शित करा दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को भी मैं आपको जो है प्रॉपर नोट्स में दे दूंगा। दूसरी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि 1746 कौन सा? तो 1746 जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर होता है इसके बारे में आपको जानना है। एंड तीसरा इसमें जो एक डेट है वो आपका एक डेट निकल करके आता है 756 1756 1756, जो कि ब्लैक होल की घटना बंगाल में घटित होती है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक मैप आपको अपने जो दिमाग में है वो बनाते चलना है कि सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1707 से 1712 जो है बहादुर शाह के हाथ में शासन दिया जाता है। 1712 जब बहादुर शाह के हाथ में शासन दे दिया जाता है तो उसके बाद आप देखोगे कि इसके आगे वाले जितने भी शासक थे वो कमजोर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है छोटे छोटे राज्य उभर करके आते हैं, जिसमें आपका बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया। बंगाल 1717 के करीब निकल करके आता है, अवध 1722 में, और हैदराबाद 1724 में निकल करके आता है। तो अब अगर हम समझेंगे एक एक करके बंगाल को, अवध को और हैदराबाद को, तो आइए सबसे पहले समझते हैं बंगाल को। अगर आप देखोगे तो बंगाल जो है 1717 के करीब अस्तित्व में आता है। और इसको अस्तित्व में लाने वाले कौन होते हैं? तो जो सबसे पहला नवाब, बंगाल में जो शासक था उसको नवाब कहा जाता है। नवाब का जो पोस्ट है वो पोस्ट कैसे बनता है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दो शब्द है, दीवान और सूबेदार। दीवान क्या होता है? तो दीवान का जो काम होता है, कैसा अधिकारी जो राज्य के राजस्व का देख रेख करता हो उसको दीवान बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म और आता है सूबेदार। तो सूबेदार क्या करता है कि सेना नायक के रूप में कार्य करता है। तो इन दोनों के पोस्ट को जोड़ करके एक नया पोस्ट बनाया गया, और उस पोस्ट को हम कहते हैं क्या? तो उस पोस्ट को हम कहते हैं नवाब। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं के नवाब हो क्या, ये चीज जनरली बोलने के लैंग्वेज में हम लोग जो है ये बातें चर्चा करते हैं। तो अब यहां समझिए कि बंगाल का जो पहला नवाब है वो कौन है? तो मुर्शीद कुली खां। ठीक है, यहाँ पे एक नाम निकल करके आता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन है? तो मुर्शीद
कुली खां। और इसने जो है दस्तक का विरोध किया था। ठीक है, दस्तक क्या होता है? तो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो आपको टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति देता है। तो सबसे पहला जो नवाब था जिसने दस्तक का विरोध किया वो है मुर्शीद कुली खां। अब यहाँ पे समझिए, इस चीज को आपके माइंड में सेटल करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है कि मुर्शीद कुली खां जो है वो पहला नवाब बनता है बंगाल का। इसका जो दामाद है, यानी कि इसकी बेटी का जो हस्बैंड है, उसका नाम है सुजाउद्दीन। और इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट दामाद है, इसने उतना खास रोल जो है वो प्ले नहीं किया है। लेकिन इसका जो बेटा है सरफराज, यानी कि मुर्शीद कुली का, आपको सीधे याद रखना है कि बंगाल के जो नवाब है वो मुर्शीद कुली खान है। मुर्शीद कुली खां का जो दामाद है ये सुजाउद्दीन, और उसके बाद जो उसका बेटा है, किसका बेटा? तो सुजाउद्दीन का बेटा यानी कि सरफराज खां। अब यहां से आपको थोड़ा बहुत समझना है कि सरफराज खान का एक सेनापति होता है जो कि बिहार में क्या काम करता है? तो सेना नायक का काम करता है, सूबेदार का काम करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अलवर्दी खां। क्या नाम है? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां क्या करता है कि एक युद्ध होता है, घेरिया का युद्ध, और इस युद्ध में वो क्या करता है कि बोलता है सरफराज खां को कि मालिक आप टेंशन मत लीजिए, आप जाके आराम कीजिए और मैं आपके बिहाफ में युद्ध लड़ता हूं। और वहां पे अलवर्दी खां ने क्या किया कि धोखे से सरफराज खां की जो है वो हत्या कर दी और बाद में खुद बंगाल का नवाब बन बैठता है। समझ में आया? तो अब यहां पे आपसे दो सवाल पूछेंगे कि बंगाल के जो है वो कौन बंगाल को जो है वो लेकर के आया। सबसे पहले विचार जो है अस्तित्व में बंगाल को लाने की जो सबसे मुख्य भूमिका है वो किसकी है? तो आप बोलोगे मुर्शीद कुली खां। एंड आफ्टर ऑल जो मेन सवाल आते हैं वो अलवर्दी खान से आते हैं। अलवर्दी खां के बाद अलवर्दी खां कौन? जो बिहार में सूबेदार था। ठीक है, अब यहां पे समझ रहे हो अलवर्दी खां। तो अलवर्दी खां कब से कब तक रहता है? तो अलवर्दी खां आपका 1740 से लेकर के 1756 के बीच का जो इतिहास है, अब अलवर्दी खां का चलेगा क्योंकि अलवर्दी खां का बेटा भी तो है ना। तो अलवर्दी खां, अब अलवर्दी खां भी दस्तक का विरोध करता है। और एक चीज याद रखिएगा कि 1751 में अलवर्दी खां और मराठों के बीच में एक संधि होती है, एक ऐसा पैक्ट होता है जिसका उद्देश्य ये होता है, मराठे जो हैं वो बहुत ज्यादा युद्ध करने में निपुण होते थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते थे। तो उन्होंने जो है अलवर्दी खां को परेशान करके रख दिया था, एकदम परेशान कर दिया था। तो अलवर्दी खान ने उसे बोला कि भैया आप जो है मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मैं इसके बदले में उड़ीसा का एक क्षेत्र आपको दे देता हूं और साल में जितने भी हम अर्जित करेंगे आय, उसका 1/4 यानी 25%, जिसको बोला जाता है चौथ, तो हम आपको जो है चौथ भी देंगे और उड़ीसा का भूभाग देंगे। तो इसके बाद मराठों ने जो है अलवर्दी खां को परेशान करना बंद कर दिया था। तो अलवर्दी खां का इतिहास कुछ इतना ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप समझोगे सिंपल कि अलवर्दी खां का जो बेटा होता है वो सिराजुद्दौला होता है। अब सिराजुद्दौला कौन है? तो ये वही सिराजुद्दौला है जो कि आगे चल करके अंग्रेजों के लिए नाक में दम करने वाली जो रूल रेगुलेशन है वो लेकर के आता है। और लास्टली में इसका और अंग्रेजों के बीच में 1757 की लड़ाई होती है जिसको हम पलासी की लड़ाई कहते हैं। और आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी क्योंकि 1757 में जो पलासी की लड़ाई होती है, ये लड़ाई बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होती है क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ाई होती है, अब सिराजुद्दौला का देखो, कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिराजुद्दौला के पापा अलवर्दी खान जो है अपने मालिक, ठीक है, उनकी हत्या कर देते हैं युद्ध में धोखे से। सेम वही इतिहास दोहराया जाएगा अब यहाँ। सिराजुद्दौला का जो जो उसका अपना साथी रहेगा वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के अब धोखा करेगा और सिराजुद्दौला जो है वो युद्ध में मारा जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे अंग्रेज जो है आगे के शासकों को अपने कठपुतली की तरह बंगाल के को कब्जे में कर करके शासन करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि अगर बंगाल में इतना समृद्ध प्रांत था बंगाल, कि अगर बंगाल में जिस शासक का जो है वो अच्छा खासा कवर अप एरिया होता, वही पूरा का पूरा जो है देश चलाने में जो है वो सक्षम होता, क्योंकि बंगाल जो है वहां पे अच्छा सा काफी बेहतर जंगल था, काफी बढ़िया रिसोर्सेस थे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है। इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हमारा प्रॉपर इतिहास, मुगल का अंत होता है, बहादुर शाह का क्या भूमिका होता है, बहादुर शाह के बाद जो है फर्रुख सियार एक फरमान लेकर के आता है जो टैक्स फ्री व्यापार होता है, और इसके बाद जो है सारी चीजें कमजोर होती चली जाती हैं। 1739 में जो है करनाल का युद्ध हो जाता है। एंड आफ्टर ऑल आप यहाँ नादिर शाह का नाम सुनेंगे कि नादिर शाह आता है, किस तरीके से लूटता है, मयूर सिंहासन जो है वो लेकर के चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर नोट्स में जो है व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से टैप करके आप उस लिंक के थ्रू चैनल पे चले जाइएगा, जहां पे रेगुलर क्लासेस की जो अपडेट्स है वहां पे आपको मिलेंगी। सो आई होप कि आज का ये क्लास आपको काफी बेहतर लगा। एंड कोई भी डाउट हो बेझिझक आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आगे अब पढ़ेंगे कि सिराजुद्दौला, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई के बाद थोड़ा सा हम करनाल की लड़ाई देख लेंगे। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जब बंगाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अवध में आएंगे, देन आफ्टर हम हैदराबाद में आएंगे। एंड इन सभी चीजों को देखते हुए फिर हम जो है पढ़ेंगे कि कर्नाटक वॉर फर्स्ट क्या था, टू क्या था एंड थ्री क्या था। ये सभी कर्नाटक वॉर को पढ़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा इतिहास जो है इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे जो है हम 1947 यानी कि भारत की आजादी की तरफ जो है हम धीरे धीरे अग्रसर होते हुए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम देखते हुए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।